पाठ चल रहा है अपना चौथा, जिसमें हम मुस्लिम आक्रमणों को समझ रहे हैं। मुस्लिम आक्रमणों में तुर्क आक्रमण हम जान रहे थे। तुर्क आक्रमणों में अभी हम पढ़ रहे थे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध शासक रहे। राजस्थान के दक्षिण में मेवाड़ राज्य है। इस मेवाड़ राज्य में आधुनिक समय में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। तो इस मेवाड़ क्षेत्र के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह पर तुर्क आक्रमण हुआ। तो रावल रतन सिंह पर जो आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया। मेवाड़ की राजधानी उस टाइम पर चित्तौड़गढ़ थी, तो आप इसको मेवाड़ पर आक्रमण या चित्तौड़ पर आक्रमण किसी भी दृष्टि से समझ सकते हैं। तो कल हमने रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को जाना, जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी जान ली थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसके कारण क्या थे, और फिर जब आक्रमण हुआ तो कैसी कैसी घटनाएं हुई, वो समस्त जानकारी कल हम जान चुके थे। लेकिन अभी अपना रावल रतन सिंह वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हम आगे की जानकारी देखते हैं आज। तो कल हमने जो जानकारी जानी थी वो जानकारी थी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का जो संघर्ष हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का जो मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, ये घटनाएं दो दृष्टियों से प्रस्तुत की गई हैं। एक तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर और एक अलग से पद्मावत नाम का ग्रंथ बना हुआ है, उस ग्रंथ के आधार पर। तो कल हमने जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को जाना था वो हमने जाना था ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। कल जो जानकारी हमने जानी थी वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जानी थी और वही जानकारी ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। आज हम अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के संघर्ष की कहानी को वापस जानेंगे। आज हम जानेंगे पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। तो ये दो दृष्टियां हैं, एक तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस आक्रमण की जानकारी और एक पद्मावत ग्रंथ के आधार पर इसकी जानकारी। कल हम जो जाने थे वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जाने थे, जो हम जान चुके हैं कंप्लीट। उसमें हमें पता चल गया है कि अलाउद्दीन खिलजी कब आया था, कितने दिनों तक उसने चित्तौड़गढ़ को घेरे में रखा और कब उसको विजय प्राप्त हुई, वो कंप्लीट जानकारी हम कल देख चुके हैं। वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर थी और ज्यादातर इतिहासकार इस ही जानकारी को सत्य मानते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष है पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रावल रतन सिंह जो चित्तौड़गढ़ का राजा था, उसके बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण को पद्मावत ग्रंथ में अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच हुए संघर्ष को जानेंगे। तो जो कल हमने जानकारी जानी उसको ज्यादातर इतिहासकार महत्व देते हैं, बाकी पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जो जानकारी है इस युद्ध की उसको कुछ इतिहासकार ही महत्व देते हैं। लेकिन फिर भी हम इस ग्रंथ में जो जानकारी दी गई है उसको असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने पद्मावत ग्रंथ में लिखी हुई जानकारी को सत्य माना। तो यहाँ पर हम पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था उसकी कहानी को समझते हैं। तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जो कहानी अपनी बनती है वो रानी
पद्मिनी रानी पद्मिनी के अनुसार बनती है। इस पद्मावत ग्रंथ के जो लेखक थे उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। दिल्ली के शासक थे। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में दिल्ली के शासक थे शेरशाह सूरी, जिनके दरबार में रहते थे प्रसिद्ध कवि जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में इन्होंने रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो आक्रमण हुआ उसको अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम अब पद्मावत ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ 1303 ईस्वी में उसको समझते हैं। तो इस ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि भारत के दक्षिण में क्षेत्र था सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप के शासक थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी थी चंपावती। भारत के दक्षिण में एक राज्य था सिंघल द्वीप। इस सिंघल द्वीप का वर्तमान में नाम हो गया है श्रीलंका। श्रीलंका को उस समय सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इस सिंघल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन, जिनकी पत्नी थी चंपावती। तो इन दोनों के एक अत्यंत रूपवती व सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था पद्मिनी। या इतिहास में इसको पद्मावती भी कहते हैं। तो रानी पद्मिनी पत्नी थी रतन सिंह की, रावल रतन सिंह। तो पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी की कहानी इस प्रकार से बताई गई है कि भारत के दक्षिण में सिंघल द्वीप नाम का राज्य था। आज के समय उसका नाम श्रीलंका है। वहां पर गंधर्व सेन नाम के शासक रहते थे, जिनकी पत्नी थी चंपावती। तो गंधर्व सेन और चंपावती के अत्यंत ही सुंदर और रूपवती कन्या हुई, जिसका नाम पद्मिनी हुआ। पद्मिनी जब अपनी युवावस्था में थी तब उसके पास एक तोता था। वो तोता बोलने वाला तोता था और उस तोते का नाम था हीरामन तोता। रानी पद्मिनी के पास तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। ये तोता बोलता था, बोलने वाला था, मनुष्य की तरह ही आवाज में बोलता था। तो हीरामन नाम का एक बोलने वाला तोता रानी पद्मिनी के पास था, जो हमेशा उसके पास रहता था। एक समय में ये हीरामन तोता पिंजरे से बाहर निकल गया और इस हीरामन तोते को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। यह जानकारी पद्मावत ग्रंथ के अनुसार बताई जा रही है। तो इसका आप ध्यान रखें, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी की कहानी को किस प्रकार से बताया गया। तो रानी पद्मिनी के पास जो बोलने वाला हीरामन तोता था वो पिंजरे से निकल गया और उसको एक बहेलिये ने पकड़ लिया।
उस बहेलिये ने उस तोते को एक ब्राह्मण को बेच दिया और वो ब्राह्मण एक समय रावल रतन सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनके दरबार में गया और उस बोलने वाले तोते को रावल रतन सिंह को दिखाया। रावल रतन सिंह को वो बोलने वाला हीरामन तोता काफी पसंद आया और उसने ब्राह्मण को बहुत सारा उपहार देकर उससे वो हीरामन तोता खरीद लिया, अपने पास रख लिया। उसके बाद हीरामन तोता रावल रतन सिंह की पहले से एक पत्नी थी, पहली पत्नी जिसका नाम था रूपवती। रावल रतन सिंह की पहली पत्नी थी रूपवती। इस रूपवती के पास में वो तोता रहने लगा। एक बार रावल रतन सिंह की पहली पत्नी रूपवती श्रृंगार कर रही थी, तब उसने हीरामन तोते से कहा कि मेरे से सुंदर क्या दूसरी रानी इस दुनिया में है? तो हीरामन तोते ने जवाब दिया कि जब तक तालाब में हंस नहीं आता तब तक बूला ही हंस कहलाता है। यानी उसके कहने का तात्पर्य था कि इस संसार में उनसे भी ज्यादा सुंदर महिला है जिसका नाम पद्मिनी है। बाद में रावल रतन सिंह को जब ये बात पता चली कि सिंघल द्वीप में पद्मिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या या राजकुमारी रहती है, तो रावल रतन सिंह ने हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मिनी की प्रशंसा सुनी और रावल रतन सिंह पद्मिनी से विवाह करने की इच्छा लेकर साधु का वेश बना के सिंघल द्वीप में चले जाते हैं। सिंघल द्वीप में पहुंचने के बाद में बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी के दिन एक मंदिर में रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रेम संबंध में बनते हैं और दोनों में प्रेम संबंध होता है। बाद में जब गंधर्व सेन को पद्मिनी और रावल रतन सिंह के प्रेम का पता चलता है तो गंधर्व सेन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। बाद में रावल रतन सिंह के वंश के बारे में पता करते हैं, उनके राज्य के बारे में पता करते हैं और गंधर्व सेन खुशी खुशी रावल रतन सिंह से अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह कर देते हैं। रतन सिंह पद्मिनी को लेकर वापस चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं और दोनों काफी प्रशंसा से रहने लगते हैं। उसी समय रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक जिसका नाम था राघव चेतन। विवाह के बाद जब रानी पद्मिनी और रतन सिंह चित्तौड़गढ़ लौट आते हैं, उसी समय पहले से ही रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था राघव चेतन। तो राघव चेतन नाम के तांत्रिक और रावल रतन सिंह के बीच में मनमुटाव था। हालांकि रावल रतन सिंह राघव चेतन से कभी भी मनमुटाव नहीं रखे, लेकिन राघव चेतन उनकी बढ़ती हुई शक्ति से डरते थे और वो उनसे मनमुटाव रखते थे। तो राघव चेतन ने रावल रतन सिंह को मारने का षड्यंत्र रचा। वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुआ। उससे पहले ही रावल रतन सिंह को राघव चेतन के षड्यंत्र का पता चल गया और उसने राघव चेतन को मेवाड़ राज्य से, चित्तौड़ से निकाल दिया। राघव चेतन को जब मेवाड़ से निकाल दिया गया तो राघव चेतन अपने इस बात से काफी ज्यादा क्रोधित हुआ, दुखी हुआ और वो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। राघव चेतन मन ही मन अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए राघव चेतन ने ही अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, उसको प्रोत्साहित किया।
राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कहा और बताया कि पूरी दुनिया में ही रानी पद्मिनी जैसी रूपवती और सुंदरवती रानी इस दुनिया में नहीं है। ऐसी नायाब चीज आपके पास ही होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर काफी प्रभावित हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन के कहने पर अंत में रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की मन में ठान ली और इसी लालसा के चलते उसने बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर जो आक्रमण करने के कारण जाने थे, उसमें अपना चौथा महत्वपूर्ण कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो ये जो चौथा प्रमुख कारण है, यह प्रमुख कारण केवल पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ही बताया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ज्यादातर इतिहासकारक पद्मावती को प्राप्त करने की जो लालसा है इस कारण को नहीं मानते, लेकिन पद्मावत ग्रंथ में इस कारण को ही प्रमुखता से बताया गया। बाकी और भी दशरथ शर्मा ऐसे और भी बहुत सारे इतिहासकारक हैं जो पद्मावत ग्रंथ की कहानी को सत्य मानते हैं और उस कारण को मानते हैं। इसलिए इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो चौथा कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, उसको सत्य माना गया। तो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना बनाई और आक्रमण करने के लिए वो कूच करके गए। शुरुआत में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले के पास पहुंचे तो चित्तौड़गढ़ का किला चारों तरफ से मजबूत दीवार से घिरा हुआ था। ऐसे अभेद्य और मजबूत किले को देखकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मनोबल टूट गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे तैसे करके सेना के मनोबल को वापस बढ़ाया और अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के पास में संदेश भिजवाया कि वो अपनी रानी को शाही हरम में भेज दे, लेकिन रावल रतन सिंह ने उनके इस संदेश को नहीं माना। तब अंत में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया। तो यहाँ पर घेरे को बताया गया 8 वर्ष का। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उस घेरे को 6 माह का बताया गया है, लेकिन पद्मावत ग्रंथ में बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए लगभग 8 वर्षों तक घेरा डाला था। जब 8 वर्षों के घेरे के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया और अंत में दोबारा से एक संदेश रावल रतन सिंह के पास भिजवाया कि खिलजी आपसे युद्ध नहीं संधि करना चाहता है। तो इस प्रकार का संधि प्रस्ताव रावल रतन सिंह के पास भेजा गया। रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के संधि प्रस्ताव को मान लिया और वो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए उनके शिविर में चले गए। वहां अलाउद्दीन खिलजी ने धोखा किया और रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसको जेल में डाल दिया। बंदी बनाने के बाद में रावल रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किलेदार और सेनापतियों को कहा कि यदि रानी पद्मिनी को उनके पास भेज दिया जाए तो वो रावल रतन सिंह को मुक्त कर देंगे। इस बात का पता जब रानी पद्मिनी को चला तो रानी पद्मिनी ने एक योजना बनाई और रानी पद्मिनी ने इस बात को मान लिया कि रानी पद्मिनी खिलजी के पास आने के लिए तैयार है। रानी पद्मिनी ने कहा कि वह स्वयं भी आएगी और उसके साथ उसकी जो 1600 सहेलियां हैं वो भी उसके साथ आएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को मान लिया और रानी पद्मिनी स्वयं अपनी 1600 सहेलियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अब यहाँ पर रानी पद्मिनी की योजना ये थी कि रानी पद्मिनी जो 16 सहेलियों की बात कर रही थी उसमें वो 16 सहेलियों को नहीं 1600 सहेलियों को नहीं 1600 राजपूत सैनिकों को लेकर जा रही थी। तो रानी पद्मिनी औरतों के वेश में
राजपूत सैनिकों को पालकियों में बिठाकर ले जाती है। तो रानी पद्मिनी के साथ में 1600 राजपूत सैनिक स्त्रियों के वेश में पालकियों में बैठकर जाते हैं। और जब पालकियां शिविर में पहुंचती है तो रानी पद्मिनी खिलजी से कहती है कि आपके पास आने से पहले एक बार मैं अपने पति राव रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी इजाजत देता है। उसके बाद पद्मिनी राव रतन सिंह से मिलती है। तभी जो 1600 राजपूत सैनिक पालकियों में बैठे होते हैं वो तुरंत बाहर निकलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रानी पद्मिनी राव रतन सिंह को लेकर वापस चित्तौड़गढ़ के किले में सुरक्षित पहुंच जाती है। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में खिलजी की सेना और इन 1600 राजपूत सैनिकों के बीच में भीषण संघर्ष होता है। इस भीषण संघर्ष में राव रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल ये दोनों वीर सेनापति थे जो राव रतन सिंह के थे। इन 1600 राजपूत सैनिकों में ये दोनों भी गए थे। ये दोनों बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं और अंत में वीरगति को प्राप्त होते हैं। उधर राव रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़गढ़ के किले में आ जाते हैं। इन 1600 सैनिकों से बहुत लंबी लड़ाई के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जीत मिलती है और 1600 राजपूत सैनिक वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख गोरा और बादल थे। इनको समाप्त करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस से चित्तौड़गढ़ के किले के पास जाती है और दुर्ग को घेर लेती है। अब की बार राव रतन सिंह अपनी सेना लेकर किले के बाहर आ जाता है और राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई में राव रतन सिंह बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं और अंत में वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उधर राव रतन सिंह और राजपूत सैनिक तो खिलजी से लड़ते हुए वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। और इधर जब रानी पद्मिनी को और उसकी पहली पत्नी रूपवती को ये समाचार मिलता है कि राव रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में अग्नि जोहर किया जाता है। तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के किले में जो अग्नि जोहर हुआ, अग्नि जोहर यह चित्तौड़गढ़ का पहला जोहर है, पहला जोहर। तो चित्तौड़गढ़ के किले का पहला जोहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में होता है, जिसमें राजपूत महिलाएं रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अग्नि में समाधि लेती हैं और अग्नि जोहर करती हैं। तो इस प्रकार रावल रतन सिंह का जो मुख्य उद्देश्य था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, वो उस मुख्य उद्देश्य में सफल नहीं होता। हालांकि रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में चित्तौड़गढ़ के किले पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि रानी पद्मिनी राजपूत स्त्रियों के साथ में जोहर करती है, जो चित्तौड़गढ़ का पहला अग्नि जोहर होता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी एक तुर्क शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसने 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया था। तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस अभियान को अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार इस कहानी को अलग